पीरियोडिक टेबल हमने स्टार्ट किया। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हिस्ट्री में आपके काम का है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस किसने दी थी? मोस्ले ने। मोस्ले ने क्या बोला कि भाई जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है ना, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बाकी इनसे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने एटॉमिक वेट की बात की थी। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एलिमेंट्स लिए, सबसे पहले मेटल्स ली थी, उनके सरफेस पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, किसका बोmbardment किया? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, डीआर लिख लो इस पे। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बोmbardment जब किया, क्या हुआ था? बोलो है? एक्सरेज निकली। तो उन एक्सरेज की जब स्टडी की गई, उनकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो ये ग्राफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये जेईई मेंस में आ चुका। कर लोगे? नेक्स्ट इसके बाद ये हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखा था यार, ये इसमें 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप है, टोटल 118 एलिमेंट्स है। ये पता नहीं कैसे रफ हो गया, ठीक है ना। फिर ये मैंने आपको बताया था कि कौन से पीरियड में कौन से एटॉमिक नंबर से कौन से एटॉमिक नंबर तक आते थे। पहले में 1 से 2, दूसरे में 3 से 10, तीसरे में 11 to 18, चौथे में 19, 36, 37 से 54, पांचवें में, छठे में 55 से 86, सातवें में 87 से 88, 118। तो ये इनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर। कर लोगे ना? अच्छा, ये मैंने हाईलाइट करा दिए थे आपको कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल आते हैं, ये n+l रूल को वायलेट करते हैं, जो आगे भी आपने पढ़े हैं। s ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns1 से 2 होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, इसलिए फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती हैं। ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि इनका हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो होने की वजह से पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। ये अल्कली मेटल्स हैं आपके, इनका NS1 कॉन्फ़िगरेशन, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल NS2, कोई इसमें पढ़ने वाली तो बात है नहीं। पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से 18 को पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1 से 6। लेफ्ट से राइट जाने में मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, नॉन मेटालिक बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता, नॉन मेटालिक घटता। S+P ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते और इनका चार्ज बाय रेडियस रेशियो भी ज्यादा होता है, जिसके कारण ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ये गैसियस एलिमेंट कितने होते हैं इसको स्किप कर दो, लिक्विड एलिमेंट कितने होते हैं कोई खास जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद ये हमने सारे एलिमेंट्स का, पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, कुछ नहीं। ग्रुप 13 का NH2 NP1, जैसे पीरियड में नीचे जाते जाओगे तो n चेंज करते जाना। ग्रुप 14 का NH2 NP2, ग्रुप 15 का NH2 NP3, ग्रुप 16 का NH2 NP4, इनका NH2 NP5, NH2 NP6 है इनर्ट गैसेस का। तो ऐसे है, ये येलो में जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर मेटालॉइड, ठीक। इससे ऊपर वाले नॉन मेटल्स, नीचे वाले मेटल्स होते हैं, ठीक। और डी ब्लॉक एलिमेंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन N-1D 1 से 10 है, NS 0 से 2 है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये, कौन से? जिनमें मेटल या मेटल आयन फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? फुलफिल्ड ना हो, यानी N-1D 10 ना हो, N-1D से 1 से 9 होना चाहिए, ठीक। ग्रुप 12 वालों का फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है, सो दे आर कॉल्ड, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टर क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, अलॉय बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनके बनते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल में किसकी है? ओस्मियम एंड रुथेनियम, ये याद कर सकते हो, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कॉपर वाले ग्रुप को कॉइनेज मेटल्स और जिंक वाले ग्रुप को वोलेटाइल मेटल्स कहते हैं। अब ये देखो, ये आपके 3D सीरीज की मेटल्स है। साइंस टीचर वृंदा कृपलानी, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो, तो 4D की यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद जाना। ग्रुप 5th पीरियड 5D सीरीज की है, लापता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। 3D सीरीज जो है वो आपका पीरियड 4 है ना। इसमें यहाँ पे आर्गन में 18 आ चुके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसमें? आपके 4s में, और बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हुए जाएंगे किसमें? 3D में। जैसे इसमें 21 है, आर्गन में 18 और 2 20 और 1 इसमें। तो क्या ध्यान रखना इस पूरी सीरीज में भाई? क्रोमियम का और कॉपर का, इनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे 4s में 2 आने की बजाय 4s में 1 आएंगे, बाकी बचे हुए 3D में चले जाएंगे। कर लोगे? नेक्स्ट ये 4D सीरीज है, इसमें क्रिप्टन के बाद 36 के बाद सारे इलेक्ट्रॉन 4D और 5s में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो
क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, उसके लेफ्ट वाला नियोबियम, और यहाँ पे कॉपर के नीचे Ag, उसके बगल का Pd, रुथेनियम, रोडियम एंड रुथेनियम। ये क्या है, 4 ये और 2 ये, इनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। इनमें 5s2 आने की बजाय 4s1 आएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है भाई, पैलेडियम में तो 5s में 0 आता है, उसका 4d10 होता है। नेक्स्ट 5d सीरीज में लैंथेनम का सबसे पहले एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जिनोन 4f0 5d1 6s2। फिर बाकी आप लेफ्ट से राइट चलोगे, Ag, Pt और Au, इनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इनमें 6s1 आएगा और बाकी 5d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कर लोगे ऐसे, तो पैलेडियम का सबसे अलग आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट f ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन है n-2 f1 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2। लेंथेनोइड्स होते हैं 58 से 71 तक, 6th पीरियड के एलिमेंट है। 4f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इनमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम n+l रूल को फॉलो करो, लेकिन f0 f2 और f8 नहीं आना चाहिए। f7 f14 एक बार रिपीट होगा, तो यहां पे पढ़ सकते हो। ये लेंथेनम का हमने लिखा। इसके बाद सीरियम, जितने भी ये आएंगे 58 से 71 तक, सब में क्या करना है भाई, 4n+2l रूल लगाओ भाई। यहाँ 54, फिर इसके बाद 56, बच गया कितना, 2, तो 2 जाने चाहिए थे 4f में, लेकिन एक्सेप्शनली किस में जाएगा, एक 4f में एक 5d में, क्योंकि f2 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। फिर इसके बाद एक एक्सेप्शन आपका गैडोलिनियम में आएगा, जहां पे ये आएगा आपका 54 और 2 56 और 4f में 7, एक आपका 5d में चला गया। तो 4f लोअर एनर्जी ऑर्बिटल भरने से पहले 5d में चला गया, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एक्सेप्शन हो गया आपको प्रिंसिपल का n+l रूल का। तो लेंथेनम तो वैसे भी डी ब्लॉक का है। सीरियम और गैडोलिनियम, ये 2 एक्सेप्शन ला रहे हैं, कर दोगे। 2 पॉइंट ऐसे ही एक्स्ट्रा लिखवाए थे। टेक्नीशियम फर्स्ट मैन मेड ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि प्रोमेथियम क्या है, फर्स्ट मैन मेड लेंथेनोइड है। इसके बाद एक्टेनोइड में 90 से 103 तक आएंगे, 7th पीरियड है, 5f में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसमें f1 f5 f8 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, f7 f14 रिपीट होंगे एक बार। ये एक्टिनियम का लिख दिया, एक्टिनियम 89। ये देखो रेडोन में 86 और 2 88, अब इसमें आना चाहिए था बचा हुआ एक, ठीक, लेकिन कहां गया, 6d में, तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला गया। n+l रूल का वॉयलेशन है। फिर एक काम करना, जब आप थोरियम ये लिखो ना, थोड़े पापड़ यूं नापो, यहां तक पहले 4 एलिमेंट का पहले ही d में लिख देना, 2 1 1 1, बाकी वही 86 और 2 88, बचे हुए दोनों गए 6d में। 4f में एक भी नहीं आ, क्योंकि 4f1 नहीं आ सकता है। ठीक, फिर 86 80 2 88 और 2 इसमें गए 80, ये हो गया 90 और एक बच गया डी में। 86 88 और 3 91 और 1 92, 86 88 और 4 92 और 1 93, ऐसे कर दोगे। और एक ये आ गया आपका CN, ये 86 और 2 88 और 7 95 और 1 96, एक बार F7 रिपीट हो जाएगा। ऐसे कर दोगे, नहीं कर दोगे, बाकी नॉर्मल है। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट मैन मेड है, इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। और ध्यान रखना, एक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम ये पिच ब्लेंड से मिलते हैं, जो कि किसका और है, यूरेनियम का और है। कर लोगे भाई, ये एनसीईआरटी की लाइन है। आज सबसे पहले हमने क्या सीखा, प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक। इसमें क्या करना है, अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन है तो सबसे पहले आप अफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो विदाउट कंसीडरिंग एनी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को ध्यान में नहीं रखना, सीधा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो जो उसमें ना आउटर मोस्ट सेल आएगी, nth सेल जो आएगी, दैट इज रिप्रेजेंट nth पीरियड। ब्लॉक जो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जिस सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वही क्या होगा, आपका ब्लॉक होगा। एस में एंटर किया तो एस ब्लॉक, पी में एंटर किया तो पी ब्लॉक, डी में एंटर किया तो डी ब्लॉक और एफ में एंटर किया तो एफ ब्लॉक। फिर आप ग्रुप पे आ जाओ, अगर एस ब्लॉक हो गया तो NS1 कॉन्फ़िगरेशन तो फर्स्ट ग्रुप, NS2 तो सेकंड ग्रुप, पी ब्लॉक है तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी NS और NP के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, डी ब्लॉक ग्रुप क्या आएगा, N-1d प्लस NS सब सेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक, एफ ब्लॉक हमेशा थर्ड ग्रुप बनाता है, और थर्ड ग्रुप आपका पीरियड टेबल का लार्जेस्ट ग्रुप है। तो ये मैंने ऐसे लिख के दिखाया था आपको। फर्स्ट पीरियड में भाई 1 से 2, सेकंड पीरियड में 3 से 10, 11th में थर्ड में, फर्स्ट पीरियड में 1 से 2 एटॉमिक नंबर, सेकंड पीरियड में 3 से 10, थर्ड में 11 to 18, फोर्थ में 19 to 36, फिफ्थ में 37 से 54 और फिफ्थ में, सिक्स्थ में 55 to 86 और सेवंथ में 87 to 118। तो इनको देखते ही आप पीरियड तो वैसे ही बता दोगे। फिर क्या करना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 77,
तो इसमें आपको पता चल गया 6th पीरियड। तो इससे पहले 5 सेल कंप्लीट हो चुकी है, 5 सेल कंप्लीट हुई। 5 सेल कंप्लीट होने के बाद कौन सा था लास्ट एलिमेंट? जिनोन। भाई जिनोन का है ना, जिनोन है ना लास्ट एलिमेंट। तो अब जिनोन में आ गए 54 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बचे हुए किस में जाएंगे? 6 सेल में। और 6 सेल के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? ये ऑर्डर होता है NS से N-2F, फिर N-1D, फिर NP। तो यहाँ पे N6 पुट करो, 6S 4F 5D 6P। तो अब इसमें 77 है, 54 आ गए जिनोन में, 2 6S में 56 और 14 70 और 7 77। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? डी ब्लॉक। तो कौन सा ग्रुप? 2 + 7 9th ग्रुप। ऐसे ही करने ये सारे क्वेश्चन, कर लोगे भाई। फिर यहाँ पे कुछ मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराए थे, सिर्फ यही रूल लगाना है चाहे कोई भी क्वेश्चन है। बस एक बात का ध्यान रखना, Z = 57 अगर इस रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे आपका आएगा F ब्लॉक, जबकि ये D ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि Z = 57 लेंथेनॉइड होता है, वो D ब्लॉक में आता है। Z = 71 इस रूल के अकॉर्डिंग आपका D ब्लॉक आएगा, लेकिन ये क्या होता है? F ब्लॉक एलिमेंट है, ये लुटेशियम है। Z = 89 इसके अकॉर्डिंग F ब्लॉक आएगा, लेकिन ये क्या? एक्टिनियम है, जो D ब्लॉक का एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप है, इनका ग्रुप थर्ड है सबका। Z = 103 ये आपका D ब्लॉक एलिमेंट आएगा, लेकिन क्या होता है? F ब्लॉक एलिमेंट होता है। देखो Z = 57 71 81 और 103 ये सारे के सारे थर्ड ग्रुप के हैं। बस इनका ना ब्लॉक याद कर देना, ग्रुप और पीरियड में गलती नहीं होगी। गलती कहां होगी आपसे? ब्लॉक में गलती होगी, तो ब्लॉक का ध्यान रख लेना। बस ये 4 ध्यान रख लो, कभी भी केस फेल नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, उसमें गलती होने के चांस है। तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिया ना, तो पहले उसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लो। जैसे ये दे दिया Rn में 86 और 3 89 और 1 90 और 2 92, तो 92 के अकॉर्डिंग वही कॉन्सेप्ट लगा दो। लेकिन ध्यान रखना उन चारों का। तो क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, पहले Z फाइंड आउट करोगे, कर लोगे। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग Z greater than 100, तो इसमें क्या करोगे? सफिक्स होता है IUM और प्रीफिक्स लिखोगे। 0 के लिए नील, 1 के लिए, 2 के लिए, बाई 3 के लिए, ट्राई 4 के लिए, क्वाड 5 के लिए, पेंट 6 के लिए, हेक्स 7 के लिए, सेप्ट 8 के लिए, ऑक्ट 9 के लिए, एन। ठीक, तो जैसे हो गया 101 अन नील अनियम, 102 अन नील बाइयम, 109 के लिए अन नील एनियम, 119 के लिए अन एनियम। कर लोगे ना ऐसे। लेकिन 100 वाले के लिए IUPAC नेम ऐसे लिखना, 100 वाला फर्मियम होता है, 100 से ज्यादा वाले के लिए लिख रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या पढ़ा था? पीरियोडिसिटी। इसमें एटॉमिक रेडियस सबसे पहले स्टार्ट किया है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताते, अब हम बताते हैं कि 90% प्रोबेबिलिटी कहां पे पाए जाने की। टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस पहला था कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस में 2 केस पड़ते हैं भाई, सेम एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन आपका H2 है, F2 है, Cl2 है, Br2 एटसेट्रा। तो उस केस में क्या करोगे? दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा कर दो, दैट इज एटॉमिक रेडियस ऑफ दैट एटम। ठीक, कोवेलेंट रेडियस आती है। ठीक, इसमें ये बता रखे एग्जांपल से भाई, कोवेलेंट रेडियस उसी में कैलकुलेट कर सकते हो जिसमें सेम एटम में सिंगल बॉन्ड है। बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बच्चों वाली बात है। नेक्स्ट, फिर ये वाला जो केस टू डिफरेंट एटम्स अगर बॉन्डेड है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगा, छोड़ दो, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मेटालिक रेडियाई, मेटल के एटम्स आपस में ऐसे टच करते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था? ओवरलैप कर रहे थे, तो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दो। वैन डर वाल रेडियाई आपके इनर्ट गैसेस में होती है, तो इनर्ट गैसेस के एटम अलग अलग है, दूर दूर है, तो उनके बीच के डिस्टेंस का आधा कर दो। नॉन मेटल में क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूल होंगे, उन मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस और उसका आधा कर दो। नॉन मेटल की वैन डर वाल रेडियाई। नॉन मेटल में वैन डर वाल भी होती है, कोवेलेंट भी होती है। तो अब देखो, कोवेलेंट रेडियाई तो ओवरलैप कर रही है, मेटालिक रेडियाई टच कर रही है, और वैन डर वाल रेडियाई दूर दूर। सबसे बड़ी वैन डर वाल, उससे छोटी मेटालिक, उससे छोटी कोवेलेंट। ऐसे क्वेश्चन कराए थे, इसने तो कोवेलेंट और वैन डर वाल रेडियाई पूछ रखी है ऑप्शन की। छोटे वाली कोवेलेंट, बड़े वाली वैन डर वाल। 3 स्टूडेंट थे, उन्होंने 3 रीडिंग कैलकुलेट करी, तो पूछ रहा है कि क्या क्या रीडिंग थी उनकी। जो सबसे बड़ी है वैन डर वाल, उससे छोटी मेटालिक और सबसे छोटी कोवेलेंट। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट, कैटायनिक रेडियस। अच्छा, कभी भी कैटायन एनायन या आइसोइलेक्ट्रॉनिक रेडियस पूछे, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो। जिसका इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो ज्यादा, उसका साइज ज्यादा। कैटायन में क्या होगा? कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो घट जाएगा, साइज घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो घटेगा, साइज बढ़ेगा, घटेगा। या ऐसे बोल दो, 4 जोन कैटायन बढ़ेगा तो साइज घटेगा।
नेक्स्ट एनायन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। एच चार्ज ऑन एनायन इंक्रीज, साइज इंक्रीज। अगर आपसे पूछे कैटायन सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा न्यूट्रल और सबसे बड़ा एनायन, एनायन में भी इसमें नेगेटिव चार्ज है तो सबसे बड़ा, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज घटेगा साइज कम होता जाएगा। न्यूट्रल उससे एनायन से छोटा, और कैटायन में जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा साइज घटेगा। नेक्स्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या करते हैं भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो ज्यादा उसका साइज ज्यादा। तो ये देखो सब में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे इसमें सबसे कम प्रोटॉन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो घट रहा है, साइज घट रहा है, घट गया ना। नेक्स्ट ऐसे ही ये वाला है, इनमें 18 इलेक्ट्रॉन, कर लोगे या नहीं कर लोगे? बहुत आसान है ना। सबसे पहले आज हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। पहला है नंबर ऑफ सेल्स, तो ग्रुप में क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे सेल्स बढ़ती है तो साइज बढ़ेगा, मेटल में भी, नॉन मेटल में भी, इनर्ट गैसेस में भी। फिर कैटायन एनायन का भी साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे सेल सेम होगी, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते हैं, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा। लेकिन जो इनर्ट गैसेस होती है वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में उनका साइज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास वंडर वाल रेडियाई, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है, लेकिन इनर्ट गैस सबसे आगे आ जाएगी। कर लोगे? इसके बाद ये क्वेश्चंस किए थे, इन क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम जो पहले 3 क्वेश्चन है आप ये देख लिया करो पीरियोडिक टेबल में कौन कहां आ रहा है। जैसे ये सेकंड पीरियड के, थर्ड पीरियड के, ऑब्वियस सी बात है थर्ड पीरियड वाले आगे आएंगे सेकंड पीरियड से, तो थर्ड पीरियड वाले बड़े, और थर्ड पीरियड में क्या देख लोगे, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, तो सिलिकॉन का बड़ा, फास्फोरस का छोटा, इनसे छोटे सेकंड वाले, कार्बन वाले का बड़ा, नाइट्रोजन वाले का छोटा। सिमिलरली ये देखो, ये यहां ऐसे कर दोगे, सेकंड पीरियड वालों से बड़े थर्ड पीरियड वाले, और उनसे बड़े फोर्थ वाला, तो ब्रोमीन सबसे बड़ा हो गया। इन तीनों में लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, सिलिकॉन सबसे बड़ा, उससे छोटा फास्फोरस, उससे छोटा सल्फर। इन तीनों में कार्बन सबसे बड़ा, उससे छोटा नाइट्रोजन, उससे छोटा ऑक्सीजन। ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आयोडीन सबसे बड़ा, उससे छोटा ब्रोमीन। फिर ये तीनों, इन तीनों में सबसे बड़ा सिलिकॉन, उससे छोटा फास्फोरस, उससे छोटा क्लोरीन। फिर ये तीनों छोटे, इनमें सबसे बड़ा नाइट्रोजन, छोटा ऑक्सीजन, छोटा फ्लोरीन। ये एनायन बड़ा, उससे छोटा न्यूट्रल, और उससे छोटा कैटायन आ जाएगा। अब ये क्या है, ये तो भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक, O2 माइनस उससे छोटा, F माइनस उससे छोटा, Na प्लस उससे छोटा, Mg2 प्लस। अब ये 3, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इन तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम इनसे बड़ा होता है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6 होगा, सेकंड सेल आएगी, इसमें थर्ड सेल आ गई। और ये लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछा था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम न्यूट्रल है, ये कैटायन, कैटायन छोटे होंगे, न्यूट्रल बड़े होंगे। न्यूट्रल में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बड़ा होता है, और इन दोनों में Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस से बड़ा होगा। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज या स्मॉलेस्ट साइज, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, पीछे जैसे सोल्व किए वैसे ही करने हैं। एक काम करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, एलिमेंट लिख लेना, इजीली आपका कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट ये वाला पेज नहीं करना, नोट इन एनसीईआरटी, नोट इंपॉर्टेंट। ये वाला पेज भी करने की जरूरत नहीं, इसमें एक क्वेश्चन कर लो। ये था, ये आता है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और लिथियम में। लिथियम का बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि लिथियम के पास मेटालिक रेडियाई है। ये आपको एनसीईआरटी में मैंने ग्राफ भी दिखाया था। और इनमें लार्जेस्ट साइज किसका होगा? यहाँ पे H माइनस का, क्यों? क्योंकि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इनसे बड़ा होता है H माइनस, और इससे बड़ा होता है I माइनस, क्योंकि H माइनस में क्या है, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो 2 टाइम आ रहा है, 2 हो रहा है ना, 2/1। ठीक, बाकी ये छोड़ दो, बेसिक ये तो ऐसे ही टाइम पास है, कर लोगे। नेक्स्ट शिल्डिंग और स्क्रीनिंग फैक्ट, रिपल्सन ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बाई इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शिल्डिंग। तो शिल्डिंग जितना ज्यादा होगा साइज उतना ज्यादा। शिल्डिंग सबसे ज्यादा किसकी होती है? S सब सेल, उससे कम P, उससे कम D, उससे कम F। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जब इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं तो नेट न्यूक्लियर चार्ज उस पे घट जाता है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो साइज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज ज्यादा होगा। अब ये बताया था मैंने आपको 3D सीरीज का, वैसे ही बताया था डेटा। यहां तक देखो, ये पहले 5 जो होते हैं ना, इनमें तो क्या है भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके कारण शिल्डिंग कम होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, साइज कम। अब यहाँ पे बीच में क्या पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण शिल्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर एक दूसरे को बैलेंस करने लग जाते हैं, तो साइज इक्विवेलेंट होने लगता है। और फिर इनमें कॉपर और जिंक में 3D सब सेल फुलफिल्ड होने की वजह से शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा और साइज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड में क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा,
4f सबसेल का शील्डिंग कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा, दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है भाई 5d सीरीज पे। 3d से बड़ा साइज होता है 4d का, और 4d से बड़ा होता है 5d का, लेकिन 5d का और 4d का लगभग इक्वल होने लग जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जो थर्ड ग्रुप है उसमें ये नहीं लगता, क्योंकि लेंथेनम, यहाँ पे लेंथेनम में कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। अच्छा यहाँ 4f0 करो यार, 4f0 था यहाँ पे, ठीक, तो लेंथन यहाँ पे तो 4f0 तो लेंथन कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, तो इसलिए इसमें क्या कर दोगे, सीधा सीधा डिक्रीज हो रहा है। बाकी इसके बाद के जो ग्रुप है उनमें 3d से बड़ा 4d का और 4d और 5d का इक्वल होने लग जाता है। साइज ऑफ जिरकोनियम हाफनियम लगभग ऑलमोस्ट सेम है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है। सेम जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक्टिनॉइड में 5f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसका भी शील्डिंग कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, साइज कम होगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। लेंथेनॉइड्स में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज घटता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन एक्सेप्शनली यूरोपियम सबसे बड़ा होता है। अगर बात करें आयनिक साइज की, आयनिक साइज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एज जेड इंक्रीज, बोलो क्या होगा, साइज डिक्रीज, सीधा, नो एक्सेप्शन। और एक्टिनॉइड में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, साइज बढ़ने के साथ, सॉरी, जेड बढ़ने के साथ साइज घटता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डी ब्लॉक में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं उसका भी शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण साइज घट जाएगा। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इसका इफेक्ट देखने को मिलता है ओनली गैलियम के केस में। मेन जो इंपॉर्टेंट है, गैलियम से पहले 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आए, जिसके कारण शील्डिंग कम हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज घटा, और रिजल्ट क्या था, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। तो अगर हम बात करें बोरोन फैमिली में, बोरोन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, उससे बड़ा इंडियम, उससे बड़ा थैलियम। थैलियम का भी साइज एक्सपेक्टेड से कम होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन हमेशा वो इंडियम से बड़ा ही रहेगा। सिर्फ गैलियम एल्यूमिनियम से छोटा होता है, ध्यान रखना। नीट 2018 में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी में है। और आयनिक साइज की बात करें, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, कर लोगे। ये क्वेश्चन लिखा था आयनिक साइज, ध्यान रखना आयनिक साइज पूछा है, भले ही एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। इसके बाद हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, जब वाटर में आप किसी आयन को डालते हो उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो उसको सराउंड कर लेते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। और इसमें ना ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा। हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो अब अगर हम क्वेश्चंस करें, सबसे पहले आप चार्ज देखो, इन सब पे चार्ज क्या है, सेम है। चार्ज सेम होने के कारण अब देखोगे साइज, तो ये देखो लेफ्ट टू राइट ये जा रहे हैं ना डाउन द ग्रुप, क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन घटेगा, हाइड्रेशन घटेगा तो हाइड्रेटेड साइज घटेगा, हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। और अलग चार्ज दे रखा है तो चार्ज बढ़ने के साथ हाइड्रेशन बढ़ता है, ठीक। आयोनिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं हाइड्रेशन के, तो जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा, उसका आयनिक मूवमेंट कम, यानी उसकी आयनिक कंडक्टेंस कम। ये क्वेश्चन था हाईएस्ट आयनिक कंडक्टेंस किसकी है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम आयन एक्वस मीडियम में। तो सीजियम का हाइड्रेशन सबसे कम होता है, उसकी आयनिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन कोई करने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले तो उसमें एस ब्लॉक में था, जरूरत नहीं है। आज हमने क्या पढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट of energy required to remove an outermost electron or most loosely bound electron from an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization energy। क्या करना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, कर लोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन, अच्छा इसकी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल। अब देखो इसमें क्या, इनमें पूछ रखा है आयनाइजेशन एनर्जी किसमें है, यहाँ पे ये सॉलिड है, सॉलिड नहीं गैस में से निकालते हैं, ये मॉलिक्यूल दे दिया, ये भी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से नहीं आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया, ये वाला भी एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये भी आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने, ये वाला छोड़ दो, जल्दी एंडोथर्मिक प्रोसेस और एनआईएन के केस में एक्सोथर्मिक हो सकती है, एनसीईआरटी में नहीं कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, ये बकवास छोड़ दो। फिर आ जाओ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी पे, IE1, IE2, IE3। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। और आप ये बोल सकते हो IE2 क्या होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस। सिमिलरली IE3 होती है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम 2 प्लस। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, पहला साइज, एज साइज इंक्रीज, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा तो
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो ये देखो डाउन द ग्रुप घट रही कि नहीं घट रही। फिर ये वाला जो ग्रुप 13 और 14 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ग्रुप 13 में गैलियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है ड्यू टू ट्रांसन कॉन्ट्रैक्शन, थैलियम की इंडियम से ज्यादा होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा बोरोन की, उससे कम थैलियम, उससे कम गैलियम, उससे कम एल्यूमिनियम, सबसे कम इंडियम। ग्रुप 14 में डाउन द ग्रुप घटेगी, बस ये ध्यान रखना 3 से ज्यादा लेड की होती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ग्रुप 15 में डाउन द ग्रुप घटेगी, 16 में भी घटेगी, 17 और 18 उधर लिखे हैं उनमें भी घटेगी। ठीक, ये वाला बेसिक छोड़ दो। ये IE2 और I3 में पता क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मथ एंटीमनी से आगे आ जाता है, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज जो होता है 3D से ज्यादा 4D का, और 4D और 5D का इक्वल होने लगता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी 5D की, उससे कम 3D की, उससे कम 4D की, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 10th ग्रुप। थर्ड ग्रुप में हमें पता है उसमें कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 10th ग्रुप में 3D से ज्यादा 4D की, 4D से ज्यादा 5D की, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी कोई ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज घटा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा एस सब सेल की, उससे कम पी की, उससे कम डी की, सबसे कम एफ की होती है। इसका मतलब क्या है कि सेम सेल में सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे होगा, एस सब सेल पे, उससे कम पी पे, उससे कम डी पे, उससे कम एफ पे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहां पे होगा, एस, उससे कम फिर पी, फिर डी, फिर एफ। कर लोगे ऐसे। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन 2s से निकाल रहे हैं, जबकि बोरोन में 2p से निकाल रहे हैं। और सिमिलरली मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा, कैल्शियम की गैलियम से ज्यादा होती है। बोलो कोई डाउट नहीं है। ये एनसीईआरटी का सर्सन रीजन करा था, बोरोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम से कम होती है। इसके क्या रीजन है, एक तो भाई 2s सब सेल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, या यूं बोल दो जब आप 2p सब सेल से बोरोन में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो 2s का जो शिल्डिंग है वो ज्यादा होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। यही दोनों बातें इसमें लिखी है। तो सर्सन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर ये 4 स्टेटमेंट लिख दी, बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है बेरिलियम से। भाई 2p सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरा, 2p इलेक्ट्रॉन जो है बोरोन का वो ज्यादा शिल्डेड है न्यूक्लियस से बाई इनर कोर इलेक्ट्रॉन, जबकि 2s में ऐसा, 2s ऑफ बेरिलियम ऐसा इससे कम होता है, ये भी सही है। 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p, ये भी सही है। और बोरोन का साइज बेरिलियम से ज्यादा होता है, ये गलत है, बेरिलियम का साइज ज्यादा होता है। तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाफ फील्ड की अगर बात करें, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में 2p3 ऑर्बिटल 2p3 सब सेल होने की वजह से, 2p3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। दूसरा रीजन क्या बोल सकते हो, ऑक्सीजन में 2p4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके कारण उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाएगा और पेयरिंग में रिपल्सन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। ठीक समझे। नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों है, क्योंकि 2p3 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। या ऑक्सीजन की कम क्यों है, क्योंकि उसमें 2p4 कॉन्फ़िगरेशन है, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। सिमिलरली फास्फोरस की सल्फर से ज्यादा होती है। बस ये 2 केस याद कर दो, रीजन इधर लिखवा दिया था। नेक्स्ट, इनर्ट गैसेस के अपना लार्जेस्ट साइज होता है, अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। क्यों बोलो, yet they have maximum ionization, largest की बजाय मैक्सिमम अच्छा वर्ड है ना। क्यों, क्योंकि इनके पास फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा, टॉप टू बॉटम घटा। तो लेफ्ट टू राइट सबसे ज्यादा इनर्ट गैसेस का, इनर्ट गैसेस में सबसे ज्यादा हीलियम का हाईएस्ट हो गया पीरियोडिक टेबल में, और लेफ्ट वालों में अल्कली मेटल का सबसे कम, और अल्कली मेटल में सबसे कम किसका, सबसे नीचे सीजियम का, तो लोवेस्ट हो गया पीरियोडिक टेबल में सीजियम का। अब लेफ्ट टू राइट जाने में हमेशा बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान रखना, बेरिलियम का बोरोन से ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है। सेम थर्ड पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट बढ़ा, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा, फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा। इनके सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर इतने खास नहीं आते एग्जाम में, फिर भी अगर देखना चाहो तो देख लेना। क्या करना, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना। जैसे यहाँ पे लिथियम में निकाला एक 1s2 बन गया, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, सबसे आगे आ गया। अब इसमें 9 इलेक्ट्रॉन 8 7, तो ये फ्लोरीन बन गया, ये इससे कम।
और अब 7 इलेक्ट्रॉन वाला 8 वाले से आगे आएगा, क्योंकि 7 वाला नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। ठीक, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर वापस 4 इलेक्ट्रॉन जो बोरोन प्लस बनेगा वो आगे आएगा, किससे? कार्बन यानी 5 इलेक्ट्रॉन वाले से। ये एक टाइप से बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन, ये बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन, ये बच गया बेरिलियम सबसे पीछे, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन। सेम पैटर्न चलेगा थर्ड पीरियड में। नेक्स्ट इसके बाद आपने क्वेश्चंस करे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बड़ा, साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। और ये क्या आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर में लगाना है भाई? सिंपल से, ये तो थर्ड पीरियड है, ये देखो, ये सेकंड पीरियड के, ये थर्ड पीरियड के, तो सेकंड वालों का ज्यादा, थर्ड वालों का कम। सेकंड में बेरिलियम का ज्यादा, उससे कम बोरोन का, थर्ड में उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम एल्यूमिनियम का। तो सेम कॉन्सेप्ट, ये सेकंड वालों का ज्यादा, थर्ड वालों का कम। सेकंड वालों में नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा, और थर्ड वालों में फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा। सेम पैटर्न यहाँ पे, सेम पैटर्न यहाँ पे। एक ही अच्छा क्वेश्चन था, बोरोन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर में बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम इसलिए है क्योंकि ये टिपिकल नॉन मेटल है, इसमें बहुत अच्छा नॉन मेटालिक कैरेक्टर नहीं होता। बोलो कोई डाउट है क्या? कर लोगे भाई? नेक्स्ट इसके बाद ये क्वेश्चंस कराए थे क्या इनमें? अरे कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, एलिमेंट लिख लो या कॉन्फ़िगरेशन से कर लो, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। भाई क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देख लो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, वैसे ही कर देना, फिर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन वैसे ही है, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट ये पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट जंप बिटवीन IE2 एंड IE1। भाई IE2 और IE1 में मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा? जब ये कम होगा, IE1 कम होगा या IE2 मैक्सिमम होगा, दोनों में से एक चेक कर लिया करो। तो हमने देखा इसमें IE1 मिनिमम किसका? लिथियम का, तो उसका डिफरेंस मैक्सिमम आ जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन, ये क्या है? सोडियम, सोडियम है ना ये, तो सोडियम का IE1 मिनिमम, तो इसका IE2 और IE1 का डिफरेंस मैक्सिमम। लार्जेस्ट जंप बिटवीन IE3 एंड IE2, तो ये देख लो, या तो IE3 मैक्सिमम देख लो या IE2 मिनिमम देख लो। तो हमने देखा मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैस बन गया, और जिसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, IE3 बहुत ज्यादा, तो इसलिए डिफरेंस मैक्सिमम। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी दी, बोला एल्यूमिनियम कितनी होगी, तो ऑर्डर लिख लो और नीचे वैल्यू लिख दो। ये सोडियम उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा सिलिकॉन। तो आपने लिखा सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की, यानी 496 से ज्यादा, और 737 से कम हो जाएगी, मैग्नीशियम से कम, तो आंसर 4th आ जाएगा। एम्स का क्वेश्चन NCERT में है, आगे आ सकता है। गैडोलिनियम की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्यों? क्योंकि गैडोलिनियम में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4f7 5d1। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? ड्यू टू हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। तो आंसर क्या आ गया? थर्ड आ गया। नीट 2022 का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, कितने परसेंट मेटल है? 78%। इन ए ग्रुप डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मेटालिक कैरेक्टर के ऑर्डर में लगाना है, तो लेफ्ट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? मेटालिक, सोडियम, उससे पीछे 2 आएंगे, इन दोनों में मैग्नीशियम का ज्यादा है बेरिलियम से, और फिर उसके पीछे सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट इसके बाद आपने पढ़ा रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हम कहां मेजर करते हैं? ग्रुप में। डाउन द ग्रुप जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मतलब अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें सीधा कर लेंगे, लेकिन हैलोजेंस में क्या है? रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की, बाकी में डाउन द ग्रुप बढ़ती है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। भाई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो ग्रुप में जाएंगे टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है ये बताऊंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पे टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए अल्कली मेटल में? सीजियम का, लेकिन एक्सेप्शनली किसका ज्यादा होता है? लिथियम का ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। देखो जब भी हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर मेजर करते हैं, वो एक्वस मीडियम में किया जाता है। एक्वस मीडियम में 3 एनर्जी आएंगी, एक तो सब्लिमेशन एनर्जी, एक आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो जब एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, ये 3 प्रोसेस एक साथ होती है। तो इनमें सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है?
पॉजिटिव है ये एब्जॉर्ब होगी, जबकि हाइड्रोजन एंथैल्पी नेगेटिव है ये रिलीज होगी। तो लिथियम प्लस आयन का साइज छोटा होने के कारण उसकी हाइड्रोजन एंथैल्पी ज्यादा होती है, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जो आयनेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसको कंपनसेट कर देगी और लिथियम को बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बना देगी। सो लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें आप सोचेंगे सर बेरिलियम के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेरिलियम का साइज तो छोटा है, उसकी हाइड्रोजन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा होगी लिथियम से भी, लेकिन उसकी आयनेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो सेकंड में बस सीधा क्या करोगे, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करैक्टर को बढ़ा दोगे। लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ड्यू टू हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी। कोई इसको ऐसे तो नहीं पढ़ रहा हाई ही, लेफ्ट टू राइट जाने ऐसा ही होता है जब नींद आती है। इस में हाई ही का मतलब क्या लिखा, ही लिखा तो सी क्यों नहीं लिखा, होता ना एक आध बार ऐसा होता होगा कभी कभी। इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनेशन एनर्जी बढ़ती है तो टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन घटेगी, रिड्यूसिंग करैक्टर घटेगा तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम में रिड्यूसिंग करैक्टर बढ़ता है। बस ध्यान रखना लिथियम का एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन्स डाउन द ग्रुप घटेगी और रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलाइड्स डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम। लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताओ, फ्लोरीन, और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सीजियम। कर लोगे ऐसे। और इनमें हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर किसका है, क्लोरीन का है, लेफ्ट टू राइट जाने बढ़ेगा। नेक्स्ट डिटरमिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको क्वेश्चन में आयनेशन सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी का डेटा दे रखा है तो जहां पे जंप सबसे बड़ा आ रहा है उस जंप में ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा, बोलो। इसका मतलब उससे पहले सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब उसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया जिसके कारण जंप आ रहा है। ठीक, तो अब देख लो चार आयनेशन एनर्जी आई तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके, तो चारों क्या थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, सिलिकॉन में। अब ये वाला स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत घटिया पॉइंट है, ये वैसे ही पढ़ा जाता है कोचिंग में, इसको छोड़ दो। सीधा अगर आपको किसी की स्टेबिलिटी बतानी है, सोडियम प्लस ज्यादा स्टेबल है या सोडियम 2 प्लस, सोडियम प्लस, क्योंकि उसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। Mg प्लस ज्यादा स्टेबल है Mg2 प्लस, Mg2 प्लस, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है, एल्यूमिनियम 3 प्लस। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 प्लस के पास क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और एल्यूमिनियम प्लस नियोन 3s2 है, और जबकि एल्यूमिनियम 2 प्लस नियोन 3s1 है। आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जब किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उस केस में जनरली एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और कुछ केसेस में अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जैसे इनर्ट गैसेस के केस में उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोलो, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी चेंज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो जो एनर्जी देते हो दैट इज आयोनेशन एनर्जी। आयोनेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इधर देखो ये क्लोरीन स्टेबल हो रहा है इसलिए इसके केस में नेगेटिव आएगी, क्योंकि इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब ऑक्सीजन से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, O+ बना, क्या है ये, आयोनेशन एनर्जी। अब इसका उल्टा करो, O+ में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके O बना रहा हूं, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। तो आयोनेशन एनर्जी ऑफ, क्वांटिटेटिवली अगर बात करें, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, आयोनेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O+। सिमिलरली फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया F-, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, F- में इलेक्ट्रॉन निकाला, ये आयोनेशन एनर्जी। आयोनेशन एनर्जी ऑफ F- इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट इसके बाद ये एनसीईआरटी में लिखा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस AE माइनस 5/2 RT। ये AE पता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to isolated gaseous atom in ground state। क्योंकि हम यहाँ पे इस एनर्जी के आगे नेगेटिव लगा रहे हैं, तो नेगेटिव मींस रिलीज्ड। समझे कि नहीं समझे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपसे पूछेगा ऑर्डर, आप बता देना किस में ज्यादा रिलीज होगी किस में कम रिलीज होगी, है ना। ठीक, नेक्स्ट देखो,
सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आती है, पहली जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, लेकिन उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारी क्या होंगी? पॉजिटिव, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब एनायन में ऐड करोगे ना, पक्का एब्जॉर्ब होगी। बोलो कोई डाउट है क्या? तीसरा करोगे और ज्यादा एब्जॉर्ब, चौथा करोगे और ज्यादा एब्जॉर्ब। ये मैंने बताया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाने में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उल्टा करने में दोनों प्रोसेस में रिलीज होगी। इन प्रोसेस में एनर्जी किसमें एब्जॉर्ब हुई है? अरे गैस से लिक्विड गया, एनर्जी रिलीज होगी, गैस से एनायन बना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी, ये सल्फर से H2- बना, तो दो बार इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना तो एब्जॉर्ब होगी। सोडियम गैस से सॉलिड गया, सॉलिड से गैस जाता है, रिलीज होती है, गैस से सॉलिड जाएगा, रिलीज, सॉलिड से गैस जाएगा, एब्जॉर्ब होगी, गैस से सॉलिड जाएगा, रिलीज होगी। एनर्जी किसमें रिलीज हुई? ये आयनेशन एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे लिक्विड से गैस बनाते हो वाटर घर पे एब्जॉर्ब होती है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी, नेगेटिव होती है। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, साइज, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, क्योंकि जैसे ग्रुप में जाएंगे डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अट्रैक्शन डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा, ईएनसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और शिल्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। जैसे नियोन के केस में है, इनर्ट गैस के केस में है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? नई सेल में आएगा, नए क्वांटम लेवल में आएगा, जिसके कारण क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी वैसा ही होता है, वो NH2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नए इलेक्ट्रॉन को न्यू NP सब सेल में जाना पड़ेगा, और जो क्या करेगा? NH सब सेल से ज्यादा शिल्डिंग फील करेगा, जिसके कारण एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन इनर्ट गैस से थोड़ी कम एब्जॉर्ब होगी। और फिर ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली, NH2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है नियोन, उससे कम बेरिलियम और उससे कम नाइट्रोजन। ये एनर्जी रिलीज का ऑर्डर है। अगर मान लीजिए हमें एनर्जी रिलीज की बात बोले ना, सबसे कम इसमें रिलीज होगी, फिर इससे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, बाकी तीनों में होती तो एब्जॉर्ब है, लेकिन अगर बोले रिलीज किसमें ज्यादा होगी तो इसकी मानेंगे। अब ये सबसे पीछे चले जाएंगे सेकंड पीरियड में। फिर बोरोन से ज्यादा लिथियम की होती है, क्योंकि लिथियम L- में 1s2 2s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। फिर देन उसके ज्यादा कार्बन की, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। इसके बाद सेकंड पीरियड से ज्यादा थर्ड पीरियड वालों की होती है। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड में अगर हम बात करें, उनका साइज छोटा होता है, छोटा साइज होगा और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, रिपल्सन ज्यादा होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी। अगर बात करें थर्ड पीरियड एलिमेंट की, तो उनका साइज बड़ा होने की वजह से नया इलेक्ट्रॉन आएगा, रिपल्सन कम होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो इसी कारण से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। बोलो कोई डाउट है क्या? एक रीजन तो साइज का हो गया, दूसरा देना चाहो वैकेंट 3d ऑर्बिटल होने की वजह से Cl क्या है? कमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैलोजन फैमिली का ऑर्डर है। Cl की सबसे ज्यादा, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। डाउन द ग्रुप घटेगी, लेकिन थर्ड पीरियड वालों की सेकंड से ज्यादा हो जाती है। एग्जामिनर एनसीईआरटी में देखो डेटा दे रखा है, तो ये भी पूछ सकता है। लिस्ट 1 में लिख देगा हैलोजन्स, सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लिस्ट 2 में लिख देगा वैल्यूज। मैच द कॉलम कराया कर दोगे या नहीं कर दोगे? ये क्वेश्चन मैं 3 साल से बोल रहा हूं एग्जामिनर को पूछने के लिए, लेकिन उसका ध्यान नहीं है। इस बार सबक आ जाएगा कि हाँ भाई पूछ ले। हाँ, अब देखो, अब सल्फर से पीछे ऑक्सीजन जाना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन की इतनी कम हो जाती है, वो डेटा के अकॉर्डिंग सबसे पीछे चला जाता है। नाइट्रोजन भी पीछे चला जाएगा। बाकी आप ऊपर वाले दो के ध्यान रखो, इतना काफी है। अगर आपसे दो ग्रुप मैच करवाए जाए, लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगी और थर्ड वालों की सेकंड वाले से ज्यादा, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम सल्फर, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम कार्बन, और नाइट्रोजन फैमिली तो और पीछे जाएगी, फास्फोरस देन नाइट्रोजन। अब ये ऑर्डर में लगाना था, ये तो यहां से उठा के कर ही दोगे। नेक्स्ट इसके बाद लिस्ट स्टेबल एनायन। अरे बेरिलियम स्टेबल है, उसको धक्के से इलेक्ट्रॉन दे रहे तो क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा ना, तो बेरिलियम आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी ऑफ कोवलेंट बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये यूनिटलेस होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो फ्लोरीन से इस तरफ जाओ सेकंड पीरियड में, लेफ्ट में, तो 0.5 घटाते जाना। उसके नीचे आएगा क्लोरीन, क्लोरीन से लेफ्ट जाओ, 0.5 घटाया, 0.4 घटाया, फिर 0.3 घटाते रहना। कर लोगे ऐसे? इधर नीचे ब्रोमीन की 2.8, इसकी 2.5, इसकी 2.2, ये बस देख लो। और ये है ना जिनकी बराबर है उनकी देख लो, क्लोरीन की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, आयोडीन की सल्फर से, सल्फर की कार्बन से, फास्फोरस की हाइड्रोजन से। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे आपके सामने डेटा ऑर्डर में अरेंज कर दो, IIT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये तो भाई बोर्ड के लिए करना हो तो किसी 11th वाला बच्चा अगर दिखना चाहे तो, है ना।
नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, डाउन द ग्रुप घटती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बढ़ेगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा sp की, उससे कम sp2, उससे कम sp3, और कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है जो कि नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ बॉन्ड, सेम एटम में बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा, ठीक, नॉन पोलर कोवलेंट, जैसे हाइड्रोजन H2F2Cl2 डिफरेंट में बनेगा तो उसमें जैसे जैसे डेल्टा n बढ़ेगा बॉन्ड पोलरिटी बढ़ेगी, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक। तो अब ये फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक। बॉन्ड लेंथ, जैसे जैसे डेल्टा En बढ़ेगा दो एटम के बीच में तो उससे बॉन्ड लेंथ घटेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नेक्स्ट चौथा फैक्टर, चौथा नेचर ऑफ ऑक्साइड, जनरली मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल के एसिडिक। फिर मैंने आपको एसिड बेस कॉन्सेप्ट सिखाया था, आर्निस ने कहा जो H+ देगा वो एसिड है, जो OH- देगा वो बेस। लुइस ने क्या बोला, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड और जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस। अब लुइस एसिड के अकॉर्डिंग भाई कैटायंस जो होते हैं वो जनरली लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे, लुइस एसिड। तो लेकिन NH4+ H3O+ फर्स्ट है, सेकंड है, और एल्यूमिनियम 3+, ये कैटायंस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, यानी लुइस एसिड का काम नहीं करेंगे क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। न्यूट्रल में कौन से आ जाएंगे, वैकेंट ऑर्बिटल वाले, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो वाले, ठीक। AlF3 यहाँ पे लुइस एसिड का काम नहीं करेगा, क्यों नहीं, क्योंकि Al3+ और 3F- ये दोनों ही क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। पोलर पाई बॉन्ड वाले, जिनमें पोलर पाई बॉन्ड होता है वो भी लुइस एसिड का काम करते हैं, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ टूट जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर देता है, ठीक। लुइस बेस जो इजीली लोन पेयर डोनेट कर दे, ठीक, सॉरी, जो लोन पेयर डोनेट करेगा, इजीली से मतलब नहीं है, ठीक, वो एनायन हो सकता है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके पास लोन पेयर है, या नॉन पोलर पाई बॉन्ड अगर किसी के बीच पास है वो भी लुइस बेस का काम करता है। नेक्स्ट, अब ये पेज है ना, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपका पीरियोडिक टेबल में, आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ आप, अब इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड घटेगा। तो ये देखा आपने, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स घट रहा है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा। तो मेटल के ऑक्साइड्स देख के बता देना, नीचे जाने में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स दे दिए जाते हैं, उस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम होगा। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये नीचे वाले जो 3 एग्जांपल मैंने आपको कराए हैं, ये क्लास 12 की एनसीईआरटी में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो किसका काम करेंगे, एसिड एज वेल एज बेस का काम कर सकते हैं, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे याद कर लो, जिसको भी करनी पार्टी गए सब ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, वियतनाम, ऑस्ट्रिया। तो इसमें जिंक ऑक्साइड ZnO, बेरिलियम ऑक्साइड Cr2O3, PbO एंड PbO2, Ga2O3, Sb2O3, Sb2O5, Al2O3, SnO, SnO2, V2O5, AS2O3, ये आपके क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ध्यान रखना AS2O5 एसिडिक होता है, जर्मेनियम के दोनों ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से आएंगे, CO, N2O, NO और H2O, ये 4 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। अब ये देखो V2O5 क्या है, एम्फोटेरिक, ये दोनों क्या होंगे, बेसिक। अब क्रोमियम के 3 CRO, Cr2O3, CrO3, CRO बेसिक, Cr2O3 एम्फोटेरिक और CrO3 एसिडिक होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे दोनों क्वेश्चन में ना थर्ड पीरियड उठा रखा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसमें CO2 एसिडिक, वाटर न्यूट्रल, ये मेटल के ऑक्साइड बेसिक। ज्यादा बेसिक कौन सा, जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, लेफ्ट वाले का मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा बेसिक है CO। तो CO से ज्यादा CO, उससे ज्यादा वाटर, उससे ज्यादा CO2 एसिडिक होगा। लीस्ट एसिडिक पूछ रखा है यानी मोस्ट बेसिक बता दो, लीस्ट बेसिक पूछ रखा है यानी मोस्ट एसिडिक बता दो, ठीक। और ये पानी डाल के देखा था, एसिड बन गए थे। नेक्स्ट, अब अगर ऐसे इनके कोई हाइड्रोक्साइड भी बना के दे रखे, उनमें क्या करोगे, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना भाई, H3PO2 H3PO3 से ज्यादा एसिडिक और ये H3PO4 से, ये एक्सेप्शनल है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का उल्टा ऑर्डर आता है, कर लोगे। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो बेसिक बात बताई थी एसिड की।
नेक्स्ट, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये तो वैसे डिटेल समझाया था, इसमें जानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये सीखो, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड एनर्जी घटा तो इजिली MOH बॉन्ड टूटेगा, OH माइनस देगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो देखो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही। अगर हम बात करें लेंथेनॉइड्स में, लेंथेनॉइड्स में जैसे जैसे Z बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, Ln3+ का साइज घटेगा, आयन का साइज घटेगा, MOH बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, इजीली OH माइनस नहीं निकल पाएगा तो वो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैं पक्का पूछूंगा मेजर टेस्ट में, ये वाला मैं मेजर टेस्ट में पूछूंगा, लिख लो इस पे DR रिवाइज करने के लिए, मैं पक्का पूछूंगा, एग्जामिनर का नहीं पता। ये वाला HOF ज्यादा एसिडिक, उससे कम HOCl, उससे कम HOBr, उससे कम HOI, ये IIT एडवांस में आ चुका है। भाई डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, IIT ने उल्टा पूछ लिया। नेक्स्ट, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, डाउन द ग्रुप जाएंगे, MH बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी घटती है, इजिली बॉन्ड टूटेगा, इजिली H+ मिलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इनकी डाउन द ग्रुप सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, डेल्टा EN बढ़ेगा, बॉन्ड पोलरिटी बढ़ेगी, बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, और इजिली ब्रेक होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हाइड्राइड के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये क्वेश्चन करा था, इसमें CH4 सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड के हैं, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और इन तीनों में लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। बोलो कोई डाउट नहीं है, जेईई मेंस में आ चुका, नीट में आ जाएगा। नेमिंग ऑफ कंपाउंड, सफिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का और प्रीफिक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। वैलेंसी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी दिखाते हैं, या 8 - नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी करके दिखाते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ये चारों में वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप 15, 16, 17, 18 में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों लिखते हैं। फिर इसके बाद सेकंड पीरियड के एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है, चार्ज बाय रेडियस रेशियो ज्यादा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और इसके साथ साथ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। और सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, जिसके कारण वो मैक्सिमम सिर्फ 4 बॉन्ड बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास 4 ही वैलेंस शेल में ऑर्बिटल होते हैं, 2s और 2p, एक 2s का तो 3 2p के। थर्ड पीरियड के एलिमेंट 4 से ज्यादा 5-6 बॉन्ड भी बना लेते हैं, 7 बॉन्ड भी बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अपना ऑक्टेट एक्सपांड करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में सीख जाओगे। डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। रीजन क्या है इसका, इनका सिमिलर चार्ज बाय रेडियस रेशियो होता है और सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 3 क्वेश्चन किए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, भाई फोर्थ पीरियड वाले का सबसे ज्यादा, उससे कम थर्ड वाले का, उससे कम सेकंड वाले का। इन दोनों में लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता घटता है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, और लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये नॉन मेटालिक पूछ रखा है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड का। थर्ड वाले का मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम, अब सेकंड पीरियड वाले में लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। तो अच्छे से रिवाइज हो गया पूरा चैप्टर। बोलो कोई डाउट है क्या? Subscribe to Wise Classes channel for NEET chemistry guidance.